नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में आजकल एक घटना ने बीजेपी या कहें कि एनडीए के दो साथियों के बीच में दरार पैदा कर दी है। मामला वाराणसी की शिवपुर सीट में छितौना गांव का है, जहां पर एक खेत में गाय घुसने के मसले पर दो पक्षों में विवाद हो गया। यह विवाद था राजभर पक्ष में और ठाकुरों के बीच में। अब देखिए, राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कोर वोटर और ठाकुर यानी बीजेपी का कोर वोटर। यह विवाद इतना बढ़ा कि इसमें अनिल राजभर जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, और इसके साथ सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम लोगों की ऐसी एंट्री हुई कि मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया और ये मामला बहुत बड़ा हो गया। इस मामले से जुड़े हुए कई सवाल हैं जो पूरे पूर्वांचल की राजनीति को इस वक्त प्रभावित कर रहे हैं, या कम से कम ये जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं कि क्या एक खेत में गाय घुसने के मामले से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा हो जाएगा कि पूर्वांचल की राजनीति को ही प्रभावित कर देगा। इस पूरे मामले को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ दो बेहद वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और बनारस से ही, वाराणसी से ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह। तो मैं सबसे पहले पवन सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहता हूं कि ये मामला है क्या, आखिर इस मामले ने इतना तूल क्यों पकड़ा कि अब ये एक पूर्वांचल की राजनीति का मुद्दा बन चुका है। देखिए, ये मामला गांव का मामूली जमीनी विवाद है, लेकिन राजभर जाति का बड़ा नेता कौन, अनिल राजभर या ओम प्रकाश राजभर या उनके बेटे अरविंद राजभर, दोनों में अब जाति का बड़ा नेता साबित करने की होड़ ने एक बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते सामने आ गई करणी सेना। विषय ठाकुर या राजपूत बनाम राजभर का नहीं था। मामला था गांव के संजय सिंह और भोला राजभर के बीच गाय के खेत में जाने को लेकर विवाद, और कुछ पहले से उनके बांस का पेड़ जो उनके खेत में लटका हुआ था, जिससे छाया थी, उनकी फसल बर्बाद होती थी, उसी का विवाद था। लेकिन वो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। अनिल राजभर का भी निर्वाचन क्षेत्र है। अरविंद राजभर भी 2022 के चुनाव में वहीं से चुनाव लड़े थे। और अनिल राजभर उनकी पूरी जमीनी या जो डेवलपमेंट है उनका राजनीतिक, वो केवल राजभर जाति के नाते ज्यादा है। इसके चलते अब अरविंद को वर्चस्व ये लगा कि हम जो है बड़े नेता वो हो जाएंगे, उन जातियों, राजभर जाति में उनकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी, इसलिए वो आगे कूदे और मामला बड़ा रूप ले लिया। जी बिल्कुल, बड़ा रूप ले लिया। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, आंकड़े भी गवाही देते हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर का कोर वोटर है राजभर, और वो आपस में गठबंधन में है, दोनों आपस में लड़ गए हैं। क्या ये नई गोलबंदी है? बीजेपी जो हमने पहले भी बात की कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के पूरे ताने बाने में इस बात से जूझ रही है कि लोग राजपूत हो या फिर कुर्मी हो या फिर पासी हो, वो वोटर गैर यादव ओबीसी जो उनके साथ रहा है पिछले चुनावों में, अब वो छिटकता नजर आ रहा है। उसके अंदर क्या अब राजभर को भी जोड़ लिया जाए? ये एक नई गोलबंदी है जो पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। देखिए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, और खास तौर पे अगर आप देखें तो बनारस से शुरू होके और अगर हम गाजीपुर बलिया तक चले जाते हैं तो राजभर वोटों का एक है संकेंद्रण, और उसको लेकर के ही ओम प्रकाश राजभर की भी पूरी राजनीति है। बीजेपी ने इसको समझा। जब 2014 में सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से, तो उसने ना सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को बल्कि
अपने पार्टी के भी राजभर नेताओं को, जैसा अभी पवन जी कह रहे थे कि अनिल राजभर उसी राजनीति की उपज है, तो एक वोट तो है, और उस वोट को, क्योंकि ओम प्रकाश की राजनीति में कभी भरोसा नहीं हो सकता किसी भी पार्टी को कि वो कब कहां रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अपना कैडर भी बिल्ड कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनिल राजभर वो प्रभाव नहीं पैदा कर पाए व्यापक रूप से, अगर देखें तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लेके और बाहर नहीं बढ़ पाए वो उसको। तो अभी भी, लेकिन ये जो पूरा छितौनी का मामला है, इसमें सबसे पहले अनिल राजभर की एंट्री हुई थी, और अनिल राजभर के उस ट्वीट के बाद, और पवन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लगा कि राजभर समुदाय का बड़ा नेता कौन, रिप्रेजेंटेटिव कौन, और वहां पे जब ये एंट्री हुई तो ये मामला फैल गया वहां से लेके बलिया तक, और राजनीतिक रूप से ओम प्रकाश राजभर को ये सूट भी कर रहा है फिलहाल, क्योंकि वो दबाव की राजनीति करने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा, जहां भी रहे हैं, जिस पार्टी में रहे हैं। और इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ओबीसी वोटों को सहेज के रखने की एक बड़ी चुनौती है, उस बीच में ये घटना अपने आप में एक बड़ा संकट और बड़ा चिंता का विषय होगा, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि ये डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं, बिरादरी के नेताओं का उस तरह से असर नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ पहले भी आरोप लगते रहे हैं योगी सरकार के ऊपर कि इस सरकार में, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि इस सरकार में राजपूतों का वर्चस्व बढ़ा है और राजपूतों की रंगबाजी बढ़ी है, ऐसा शब्द भी इस्तेमाल किया लोगों ने। तो अब एक होता क्या है ना कि बढ़ा है नहीं बढ़ा है वो अलग बात है, बट परसेप्शन जो बनाया जाता है, राजनीति पूरा परसेप्शन का खेल है, और उस परसेप्शन के खेल में एक नया विवाद जब सामने आ गया है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी शैली बदलेंगे नहीं। और दूसरी तरफ आप देखिए इस पूरे मामले में खास बात यह हुई कि पहली एफआईआर जो है वो करणी सेना के लोगों के खिलाफ हुई, राजपूत समाज के ऊपर, संजय सिंह के परिजनों के खिलाफ हुई। जब वहां से रिएक्शन आया तब पुलिस ने कहा कि 48 घंटे में हम देखेंगे, हम वादा कर रहे हैं और करेंगे। तो करना तो पड़ेगा भाई, न्याय संगत बात है कि अगर विवाद है तो एफआईआर दोनों पक्ष लगाएंगे, लेकिन किसकी तरफ प्रशासन का किसका कितना दबाव बन जाता है, अब ये मसला चूंकि पॉलिटिकल हो चुका है, इसलिए इसके निहितार्थ या इसके असर भी पॉलिटिकल ही होंगे। नहीं, सही बात है। निहितार्थ उत्तर प्रदेश के इस पॉलिटिकल शो में, जिसे करोड़ों दर्शक हमारे यूट्यूब पर देखते हैं, उसमें हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है नीरज जी ये कि हम तो यही चाहेंगे कि दो कम्युनिटी हैं तो वो दोनों कम्युनिटी जो हैं वो शांति और सौहार्द से रहें, लेकिन अब चूंकि राजनीति पर बात हो रही है तो बड़ी बारीक बात उत्कर्ष जी आपने कही कि परसेप्शन की बात है। परसेप्शन ही तो बना था अखिलेश यादव का कि यादववादी पार्टी, और परसेप्शन ऐसा बना कि 10 साल से सत्ता से बाहर है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर अगर किसी एक जाति से जुड़ा होने का परसेप्शन बन रहा है तो निश्चित तौर पर ये उस प्रदेश के लिए जो तमाम जातियों में बटा हुआ है उसके लिए तो सही राजनीति का द्योतक नहीं है। पवन जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने बड़ी बखूबी से हमारे दर्शकों को समझाया कि इस लोकल मामले की असल राजनीति क्या है, वर्चस्व की, राजभर का बड़ा नेता कौन, राजपूत का बड़ा नेता कौन, इस टाइप की राजनीति जो हो रही है वहाँ पर। मैं इससे एक अलग सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। चूँकि आप पूर्वांचल की राजनीति को समझते हैं, ओम प्रकाश राजभर एक जमाने में ऐसा माना जाता था ओम प्रकाश राजभर की सियासत में कि वो आते हैं तो वैल्यू एडिशन करते हैं, राजभर वोटों का वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन 2022 के चुनाव में एक बड़ी अलग तरह की राजनीतिक परिघटना हुई। वो ये, क्योंकि मैं खुद पूर्वांचल से आता हूं तो मैं भी इस बात को समझता हूं कि मऊ, घोसी, गाजीपुर, इस तरह के इलाकों में और ओम प्रकाश राजभर जितने तीखे बयान दे रहे थे, बीजेपी का जो कोर वोटर माना जाता है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, बनिया, ये उनसे नाराजगी जता रहा था। वो इनके बयान इतने कठोर होते थे, इतने कई दफा तो ऐसे वीडियो वायरल हुए नीरज जी जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा दावा किया गया। तो उससे वोटर नाराज हो, ऐसा कहा गया कि बीजेपी के वोटर नाराज हैं और कुछ एक सीटों पर उसका असर देखने को मिला, ऐसा दावा किया गया। मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह की राजनीति हो रही है पूर्वांचल में
कि राजभर की समुदाय की राजनीति केवल इसलिए की जा रही है कि राजभर का नेता बनना है। तो चलिए, ये तो ओम प्रकाश के राजभर की राजनीति के लिए सूट करेगा, लेकिन भाजपा के लिए तो ये उनके मतलब भाजपा की राजनीति को तो ये नुकसान ही पहुंचाने वाला काम होगा ना। तो क्या भाजपा इस बात को नहीं समझ रही है और वो ओम प्रकाश राजभर पर एक भारी हाथ नहीं रखेगी कि भैया इस मामले को थोड़ा सा शांत रहने दीजिए, या अपने ही राजभर नेता पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का एक स्वभाव है, उनके लिए खुले रास्ते हैं चारों तरफ। बीजेपी को यह भय है, इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा एक्शन तो नहीं करेगी, बहुत दबाव उन पर नहीं बना पाएगी, लेकिन नुकसान उसका हो रहा है। हमको जो दिखाई देता है यहाँ के परिदृश्य, एक नई स्थितियां पैदा हो रही हैं। आप गेस्ट हाउस कांड हुआ था मायावती के साथ, तो उस दौर के बाद एक अब तक उसका असर है यादव और दलित, खासकर हरिजन में एक जातिगत राजनीतिक वैमनस्यता का माहौल। 19 में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन दोनों के दिल, वोटरों के दिल नहीं मिल पाए, पूरा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। आज जो स्थितियां बन रही है, छितौनी प्रकरण, ऐसे छोटे एक और प्रकरण हुए हैं, बनारस में ही हुए हैं, सेवापुरी में अभी कोई 1 महीना पहले हुआ था। तो इसके कारण हमको लगता है कि राजपूत और उसमें काफी कुछ सवर्ण समाज और राजभर एक जातिगत राजनीतिक वैमनस्यता का माहौल क्रिएट हो रहा है, और इसको नहीं संभाला तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। नहीं, तो पियरका गमछा पूर्वांचल की नई पहचान है। ललका गमछा एक बार पहचान बना, ललकी टोपी पहचान बनी, और पियरका गमछा नई पहचान है पूर्वांचल की। राजभर साहब पहले ही कह गए थे कि सरकार हमारी आई तो मोटरसाइकिल पर 3 लोग या 4 लोग बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह के बयान उनके वायरल होते रहे। और पियरका गमछा वो कहते हैं कि थाना पर चढ़ के पैरवी करेंगे। ये थाना पर चढ़ के पैरवी करें, जहां योगी आदित्यनाथ जी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के रंग में रंगा हुआ प्रदेश रहे, जाति में समाज में न बटे, क्योंकि इसका फायदा, जो बात पवन जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव को दलित वोट नहीं मिल रहा है, इंडिया अलायंस को भर भर के मिल गया 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आ जाने की वजह से, चाहे जिस वजह से, उनके टिकट बंटवारे की वजह से। अयोध्या की सीट इसके ज्वलंत उदाहरण है, अवधेश प्रसाद की सीट जिसको वो जीत गए और इसको देश भर में प्रचार हुआ। तो उत्कर्ष सर, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि ये जो पियरका गमछा की राजनीति आक्रामक हो रही है पूर्वांचल में, पूर्वांचल ही योगी जी का क्षेत्र है, पूर्वांचल ही मोदी जी का क्षेत्र है, जो जाति की राजनीति तो करने के लिए जाने नहीं जाते हैं मोदी जी। जो ब्रांडिंग होती है बीजेपी की तरफ से, भले विपक्ष कहता है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग मसला है, लेकिन ये जो राजनीति राजभर कर रहे हैं, इससे एक, अभी पवन जी ने कहा कि सामाजिक वैमनस्य पैदा हो रहा है, क्या बीजेपी को नहीं दिख रहा है? तौर पे दिख रहा है। और ओम प्रकाश राजभर का ये जो पियरका गमछा है, ये विवादों में भी आ गया है। अभी बलिया में कुछ दिन पहले घटना घटी, कहीं पियरका गमछा को पकड़ के पुलिस पीट दे रही है, वो एक विवाद हो रहा है। कहीं पे पियरका गमछा बांध के लोग पुलिस स्टेशन पे चढ़ जा रहे हैं, वो विवाद हो रहा है। असल में ओम प्रकाश राजभर भी घोसी के उपचुनाव के बाद थोड़ा सा घबराए हुए हैं, उनकी पार्टी भी टूटी है। अब अगर वो अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो उनका वोटर जो है, वो बचा खुचा वोटर भी, अब छोटा सा तो वोट ब्लॉक है, उसमें भी अगर आपका वर्चस्व नहीं रहता है तो दिक्कत तो होगी। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है इस वक्त हर तरफ से। देखिए, पूरे उत्तर भारत की राजनीति ना जातीय समीकरणों पे जाके टिक गई है। बिहार का चुनाव भी हम देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि कैसे रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग हुई और बीजेपी इतना बड़ा नुकसान 24 में उठा गई कि उसकी सरकार बहुमत की नहीं बन पाई। ये उत्तर प्रदेश की देन थी, और उसकी सिर्फ एक ही वजह, जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण। जो टूटा था अखिलेश यादव से, वो वापस जुड़ गया। अब दूसरी तरफ बार बार चर्चा ये चलती रहती है कि बीजेपी के भीतर अंदर खाने भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव मौर्य को लेकर लगातार खबर आ रही है, वो भी एक लाइन लिए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं पाए अभी तक, क्योंकि वो भी जातीय समीकरण बैठाने की बात है। खुद कई बार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगती है कि योगी जी की कुर्सी रहेगी कि जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब दबी जुबान से ये कहने लगे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है,
अगर चेहरा यही बना रहा तो सवाल ये ना कि हिंदुत्व और मंडल और कमंडल, आप देखिए ना कि एक दौर आता है जब मंडल की ताकतें हावी हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाता सत्ता पे, हमने देखा, लाइन से देखा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद थोड़ी कोशिश होती है, एक नई लाइन आती है और वो जाति समीकरण जो है वो हिंदुत्व में समेटने की कोशिश होती है और फिर बीजेपी को बहुमत आता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि बीजेपी को ये बहुमत लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह इस पार्टी की अपनी जो संरचना है, जो अपनी सोच है, जो अपना विचार है, वो उन आप कहिए कि जो अपेक्षाएं हैं, जो राजनीतिक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं पोस्ट मंडल, जो हर बिरादरी की राजनीतिक भागीदारी को लेके, अपने अधिकार को लेके, अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेके, अपने आइकॉन बन गए हैं सबके, उनको वो चीज जो है बहुत देर तक हिंदुत्व के दायरे में सिमट नहीं पाती है, क्योंकि उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है जाति संघर्ष, अगड़ा बनाम पिछड़ा, पिछड़ा बनाम दलित, अगड़ा बनाम दलित, ये चलता रहता है और ये फिर तोड़ने लगता है। और तब जब नेतृत्व ही इन चीजों को बारीकी से हैंडल नहीं करने को तैयार है, वो खुद एक तरफ झुका हुआ दिखाई देने लगता है। अखिलेश यादव का जिक्र आपने किया, उनके साथ क्या हुआ था? यही कहा जाता है ना कि अखिलेश के राज में यादव जो है वो बेलगाम हो गए थे। हालांकि अखिलेश यादव ने लगातार कई चुनाव हारने के बाद उसको सुधारा और अब वो कुर्मी और दूसरी बिरादरियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, एमवाई का ठप्पा हटाने की कोशिश। वो तो कम से कम सर इस डायलॉग को रटा दे के 42 में 52, 42 में 56, ये डेटा मतलब उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि गलत आरोप लगाए गए, गलत आंकड़े दिए गए। वो साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता है। उसका फर्क तब पड़ेगा जब आप दूसरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। आज देखिए डिंपल यादव ने एक चिट्ठी लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैनपुरी जहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, मैनपुरी के बीएसए को चिट्ठी लिखी है कि आपने जो स्कूल बंद किए हैं, हमें जरा उसके आंकड़े दे दीजिए कि उसमें कितने पिछड़े, कितने दलित बच्चे पढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये भी मुद्दा है। तो अब मुद्दा तो है ये एक जेन्युइन कि वो बच्चे अगर नया स्कूल उनका दूर हो गया तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मिड डे मील खाने के लिए 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर कोई बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, वो एक अलग राजनीति। लेकिन उसके बहाने से फिर वही प्रतिनिधित्व, अधिकार और चेतना। तो ये बीजेपी के लिए इस वक्त जिस झंझावात में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, उस झंझावात के बीच में इस तरह के मुद्दे कैसे संभलेंगे, इसके ऊपर कोई चिंतन ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये तय है कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नया आना है। तो कोई एक अजब डिफंग स्थिति है। जैसे आप लखनऊ के पार्टी कार्यालय में जाइए ना, तो आपको बहुत कुछ मतलब बड़ी एक उदासीनता जैसी स्थिति बनी हुई है, बहुत चिंता। इस बात का जिक्र नहीं हो रहा है कि ये कैसे हैंडल होगा, इस बात का जिक्र हो रहा है कि कौन नया चेहरा आएगा, उसी में सब उलझे हुए हैं और इस बीच में नुकसान होता जा रहा है। तो वो पार्टी की अपनी प्रॉब्लम है, कितनी जल्दी खत्म होती है, लेकिन वो यहां से नहीं खत्म होनी है, उसकी जड़ जो है वो दिल्ली में बैठी हुई है। दिल्ली में क्या हो रहा है, संघ का दबाव कितना है या नहीं, तो ये सब कुछ एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चल रही है, लेकिन जो इस तरह के सवाल आ रहे हैं उसको हैंडल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बन रहा है। बिल्कुल। चलिए पवन जी, थोड़ा सा हम चौबेपुर के छितौना गांव से जूम आउट करते हैं तस्वीर को और पूरे पूर्वांचल को लेकर आते हैं। तो पूर्वांचल में 2024 में एक तरीके से अखिलेश यादव ने एक हिस्से में तो झाड़ू ही फेर दी और ज़बरदस्त झटका दिया। कुल मिलाकर अगर सीटों को देखें 27-28 सीटों के नज़रिए से पीडीए भवन बना रहे हैं अखिलेश यादव, वहां पर बैठकर ये घोषित कर रहे हैं आजमगढ़ में बैठ के कि मैं तो यहां से बैठ के राजनीति करूंगा और पीडीए की राजनीति करूंगा। अब इस पीडीए की राजनीति के बरक्स बीजेपी जो सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना बुनती है, उसमें अनुप्रिया पटेल है जिनसे साफ तौर पर उनकी खटपट दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर हैं, आप देख ही रहे हैं ये जो पूरा विवाद हुआ है। संजय निषाद हैं, वो जब तब कुनमुनाते रहते हैं।
तो ये पूरा पूर्वांचल बीजेपी के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह बन गया है क्या? निश्चित निश्चित। देखिए, जो 2024 की स्थितियां थी, आज उसके साथ कुछ और विपक्ष के लिए प्लस चीजें हैं। एक कार्यकर्ता की नाराजगी, जैसे आप राजपूत वोटर बीजेपी के साथ मजबूती के साथ जुड़ा था, कुछ योगी जी का जातिगत फैक्टर है और परंपरागत रूप से भी इधर 20-30 वर्षों से, लेकिन राजपूत वर्ग में नाराजगी है। ये प्रकरण जितना बढ़ेगा बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अन्य कार्यकर्ताओं की ना, आप देखें मोदी जी को काफी संघर्ष के साथ चुनाव जीतना पड़ा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, ये अनिल राजभर पार्टी में नहीं रहे हैं, समाज, इनका बैकग्राउंड समाजवादी है, हमको लगता है 2014 के आसपास आए हैं पार्टी में। अब पार्टी का जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, महेंद्र पांडे दूसरे खेमे में हैं, अनिल राजभर दूसरे खेमे, अनिल राजभर समुदाय का जाति की पैरवी कर रहे हैं, भोला राजभर की। ये लोग महेंद्र पांडे एक सुलझे हुए राजनीति की तरह दोनों का हालचाल ले रहे हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं अलगू, वो खुल के खड़े हैं। एक बड़ा, एक तरह से कह लें कि बीजेपी का जो 90% कैडर कार्यकर्ता है वो ठाकुर पक्ष के साथ जुड़ा है, संजय सिंह के साथ। और छोटे मोटे हमको जब पूर्वांचल में देखेंगे तो ऐसी स्थितियां भी हर जिलों में है। तमाम पार्टी के में नई अन्य पार्टियों से आके शामिल हुए हैं, उनके एक अलग अलग लोगों से जुड़ाव है, अलग अलग उभार है, उसके लिए वो अपना समर्पित रहते हैं और उस समय पार्टी कैडर की उपेक्षा होती है। और इस बीच ये जो जातिगत फैक्टर, जातिगत वैमनस्यता का माहौल पैदा हो रहा है, तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होगा यदि ये संभाल नहीं पाए तो। सही बात है, बीजेपी के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। यही सवाल आपसे है मेरा डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की है, क्या बीजेपी के लिए पूर्वांचल जो है वो एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है क्या? जिस तरीके से पूर्वांचल से ही सारी चीजें ड्राइव हो रही हैं, पूर्वांचल की राजनीति में 2024 में बीजेपी झटका खा चुकी है और रिवाइवल की जो कोशिशें दिखती हैं वो कहीं नजर नहीं आती हैं, कमजोर दिखती हैं। पहले भी चर्चा में एक बात कहता रहा हूं कि देखिए, पूर्वांचल के दो महत्वपूर्ण जिले गाजीपुर और आजमगढ़ बुरे दौर में भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ रहे। बसपा भी वहां ठीक रही थी पहले, तो और बलिया भी। ऐसा नहीं, ये एक टेम्पररी फेज था। अब चक्कर क्या है कि जब ये पाला खींचने लगा है, सवर्ण बनाम पिछड़ा, सवर्ण बनाम दलित, दलित बनाम पिछड़ा, इस सबके भीतर जाने जैसे जैसे आप ये बढ़ता जाएगा। और अब तो मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ तो जो मन स्थिति बनी हुई है जनता की, वो अब हिंदुत्व वाली मनस्थिति नहीं रही है। वो ठीक है, मंदिर बन गया, दर्शन वर्शन करने जाना है, सब कुछ होना है, वो सब चल रहा है। बनारस में भी देखिए, काशी विश्वनाथ के मंदिर में कभी भीड़ की कमी नहीं है और वो सब हर धर्म, हर समाज के लोग उसमें जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल एक तरीके से कहिए कि कंपोजिशन बना देगा। फिलहाल ये हालत नहीं है। अगर कोई बड़ा मूव, कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं बनती है तो अब अभी का जो पोलराइजेशन है, अभी का जो सूरत हाल है, वो ये है कि बिल्कुल सीधी बात ये है कि जो सोशल इंजीनियरिंग जिसमें पिछड़ा और दलित जिस तरफ झुकेगा वही जीतना है, उसी को जीतना है। एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसको दोहराएंगे नहीं हम, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, संगठन कैसे सक्रिय होगा, क्योंकि संगठन की समस्या यही है कि वो पिछले, मतलब आप देखिए ना, 2 चुनाव देख लीजिए, बीजेपी का वोट तो कम हो रहा है ना, सीटें तो उसकी बहुत कम हो रही। विधानसभा में भी तो हारे, काफी हारे, 50 से ज्यादा सीट हारे, और लोकसभा में भी बड़ी हार हुई।
तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि पार्टी कैडर के भीतर उत्साह नहीं है। उसके पास अगर जनता कोई काम लेके जा रही है, भाई जाहिर सी बात है कि पब्लिक के पास तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक है मान लीजिए, या पार्टी का अध्यक्ष है, महामंत्री है, जो भी है स्थानीय रूप से, वो हाथ खड़ा कर दे रहा है, या अगर वो कोशिश भी कर रहा है तो उसकी कुछ चल नहीं रही है। क्योंकि अफसरशाही इतनी मजबूत हो चुकी है और इतनी बेलगाम हो चुकी है कि आए दिन हम वीडियोस देख रहे हैं कि साहब एसडीएम को लपेट दिया और डीएम को समझा दिया, डीएम ने उल्टा चढ़ के विधायक जी को समझा दिया और एसडीएम ने भी समझा दिया। तो अब काम कराने की स्थिति तो है नहीं, फैसिलिटेट तो कर नहीं पा रही है, तो पब्लिक भी तो सीधे पूछ रहे कि भाई तुम क्या। तो ऐसे में आप देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, मार्क करने वाली जो चीज है कि आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठनों या स्थानीय संगठनों के पास बैक टू बैक कार्यक्रम लगे रहते थे। आज ये करना है, कल वो करना है, वो दिवस है, ये सिनेमा है, वो व्यस्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सब ऐसा फॉर्मल हो गया कि पार्टी को भी समझ में आ गया कि अब कार्यकर्ताओं का मन है नहीं, ऊब गए हैं, वो उनका मन हट चुका है। तो इधर कार्यक्रमों की श्रृंखला भी आप देखिए कम हो गई है। नहीं तो वो पिछले पहले 6-7 साल तो आफत था, लगता था कि एक मशीन चल रही है, एक कार्यक्रम खत्म हुआ दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और सब बड़े स्केल के प्रोग्राम होते थे। तो अब वो भी कम हो गया है। तो कुल मिला के ये है कि इतना बड़ा संगठन दिशाहीन है जी, और उस दिशाहीनता का शिकार जैसे जैसे, और अच्छा, सरकार संगठन दोनों के बीच का तालमेल एकदम नहीं है, उत्तर दक्षिण चल रही है, सरकार कुछ कर दे रही है, संगठन से बात नहीं हो रही है। तो ये संवादहीनता चल तो रही है काफी दिनों से, लेकिन अब ये बढ़ गई है बहुत ज्यादा। अब अगर नया अध्यक्ष भी आता है तो वो सरकार के साथ तालमेल होगा कि नहीं होगा, तो और बुरी हालत होगी। तो कुल मिला के गजब खेमेबाजी है। और उसका वही होता ना कि जैसे कोई चीज इतनी बड़ी हो जाए कि फिर अपने ही बोझ से वो झुकने लगती है। बीजेपी की फिलहाल हालत यही है। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने कही। लेकिन दोस्तों, वाराणसी के चौबेपुर थाने के छितौना गांव से उठा एक विवाद, 2 परिवारों के बीच हुई एक लड़ाई, 2 समुदायों के बीच की जंग बन गई। और वो दोनों समुदाय जिन पार्टियों के कोर वोटर माने जा सकते हैं, वो दोनों आपस में गठबंधन में हैं, एनडीए का गठबंधन, यानी बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। ये पूरा मामला पूरे पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, जिसका नुकसान कम से कम अखिलेश यादव को तो बिल्कुल नहीं है, होगा तो फायदा ही होगा, क्योंकि कुल मिलाकर जो पूरा विवाद ही है वो एनडीए की पार्टियों में है। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर यहाँ पर हमारे समुदाय के लोगों को या पीड़ित परिवारों को जल्दी न्याय नहीं मिला तो ये लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। तो अब देखना होगा आने वाले दिनों में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इसे किस तरह से लेती है, बीजेपी इसे किस तरह से संभालती है, और अखिलेश यादव जो पहले से ही पूर्वांचल में एक आक्रामक राजनीति कर रहे हैं पीडीए के अपने हथियार के जरिए, वो इसमें कहां पर आते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, डॉक्टर पवन सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।